आज पढ़ते हैं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में प्राचीन भारत मौर्य उत्तरकाल 184 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 से 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की जीवन लीला समाप्त की, वो इतिहास में पुष्यमित्र के नाम से व्याख्यात है। उसने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वो शुंग के नाम से जाना जाता है। शुंग वंश की समाप्ति के बाद जिस वंश की स्थापना की वो कण्व वंश के नाम से जाना जाता है। कण्व वंश की स्थापना कण्व वसुदेव ने की थी तथा इस पूरे काल को मौर्योत्तर काल कहते हैं। मौर्योत्तर काल की अवधि लगभग 184 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस अवधि के अंतिम शासक कण्व वंश का शासक सुशर्मा था। शुंग वंश के इतिहास के स्रोत। नंबर 1 गर्गी संहिता। नंबर 2 पातंजलि का महाभाष्य। नंबर 3 दिव्यावादन बौद्ध ग्रंथ। नंबर 4 कालिदास की मालविका अंगमित्र। नंबर 5 बाणभट्ट की हर्षचरित। नंबर 6 खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। नंबर 7 हेलियोडोरस का वेशनगर लेख। नंबर 8 धनदेव का अयोध्या अभिलेख। नंबर 9 मत्स्य वायु ब्रह्मांड पुराण। नंबर 10 हरिवंश। शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। वो मौर्यों का सेनापति था। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चय जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग वंश उज्जैन प्रदेश के थे। वहां इनके पूर्व मौर्यों की सेवा में थे। पुष्यमित्र शुंग कट्टरवादी ब्राह्मण था। उसने 2 अश्वमेध का अनुष्ठान किया। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग के समय भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। पुष्यमित्र के पुत्र का नाम अंगमित्र था। अंगमित्र विदिशा का राज्यपाल उपराजा था। पुष्यमित्र के शासनकाल में अयोध्या एवं विदिशा निश्चित रूप से सम्मिलित थे। मनु के अनुसार बालक राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के रूप में स्थित महान देवता होता है। दिव्यावादन तथा तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का घोर शत्रु तथा स्तूपों और विहारों का विनाशक बताया गया है। अपने ब्राह्मण पुरोहित की राय पर पुष्यमित्र ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की थी। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक राज्य किया था। अतः उसका शासनकाल सामान्यतः 184 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है।
पुष्यमित्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अंगिनमित्र शुंग वंश का राजा हुआ। उसके शासनकाल की किसी भी महत्वपूर्ण घटना के विषय में हमें पता नहीं है। अपने पिता के शासनकाल में वो विदिशा का उपराजा था। उसने कुल 8 वर्ष तक शासन किया। शुंग वंश का चौथा राजा वसुमित्र था। इसी के शासनकाल में शुंग वंश सेना ने यौवनों को पराजित किया। इस वंश का 9वां शासक भागवत अथवा भागभृंद था। वह कुछ शक्तिशाली राजा था। पुराणों के अनुसार शुंग वंश का 10वां एवं अंतिम नरेश देव भूति था। उसने 10 वर्षों तक शासन किया। उसकी हत्या अमात्य वसुदेव ने की थी। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की उसका नाम कण्व अथवा कण्वायन था। वसुदेव ने कुल 9 वर्षों तक शासन किया। इस वंश के राजाओं के नाम के अतिरिक्त उसके राजकाल के बारे में जानकारी कम है। शुंगकालीन समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। समाज में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे: ब्राह्या, दैव, आश्र, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच। पाणिनि के अनुसार शुंगों को भारद्वाज वंश का ब्राह्मण माना जाता है। अष्टाध्यायी पुराणों एवं तिब्बती लेखक तारानाथ भी शुंगों को ब्राह्मण मानते हैं। पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र उत्तराधिकारी बना। वो कालिदास के महाकाव्य मालविका मित्र का नायक था। उसके बाद श्रेष्ठ राजा बना, जिसको सिक्कों में ज्येष्ठ मित्र कहा गया। उसके बाद उसका पितृ वसुमित्र राजा बना। उसके बाद बृजमित्र एवं उसके बाद भागवत शासक बना। इसको बेस नगर के गरुड़ स्तंभ अभिलेख में भागभद्र कहा गया है। उसके दरबार में यूनानी राजा एंटिलेडक्स दक्ष का राजदूत हेलिडोरस आया था। शुंगों ने इंडो ग्रीक शासकों के साथ मित्रवत संबंध थे। हेलिडोरस ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था और वेशनगर विदिशा में गरुड़ ध्वज स्थापित कराया। उसके लंबे शासन काल के बाद देवभूति शासक बना, जिसकी उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव ने हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की। प्रशासन शुंग साम्राज्य की 2 राजधानियां थी। नंबर 1 पाटलिपुत्र और नंबर 2 विदिशा। गर्गी संहिता के अनुसार यौवन नेता डेमेट्रियस साकेत मथुरा और पंचाल तक पहुंचा था, जिसे पुष्यमित्र के पुत्र वसुमित्र ने पराजित किया। पतंजलि एवं कालिदास के अनुसार केंद्र तथा प्रांतों में राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। पुष्यमित्र ने कोई पदवी धारण नहीं की। वो सेनानी ही बना रहा। धार्मिक एवं सामाजिक नीतियां। अयोध्या अभिलेख से मालूम होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्व मेघ यज्ञ किए। ये यज्ञ विदर्भ एवं यौवन विजय के उपलक्ष्य में पतंजलि पुरोहित ने कराए थे। अश्व
अश्वमेध यज्ञ कराने का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य धनदेव का अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है। दिव्यावादन आर्य मंजूश्री मूल कल्प बौद्ध ग्रंथ क्षेमेंद्र कृत अवदान कल्पता तथा तारानाथ के विवरणों में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया है। उसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। पाटलिपुत्र स्थित कुक्कुट राम विहार को नष्ट करने की कोशिश की और बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया आदि। शुंग काल में वैदिक धर्म की पुनः स्थापना हुई। मानव धर्म शास्त्र या मनुस्मृति की रचना इसी समय आरंभ हुई। पुष्यमित्र के प्रयासों से ही अष्टाध्यायी पाणिनि पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। महाभारत के शांति एवं अश्वमेध पूर्व का विस्तार भी इसी समय हुआ। अतः शुंग काल को गुप्त वंश के स्वर्ण युग का पूर्णगामी काल कहा जाता है। स्थापत्य एवं कला के क्षेत्र में लोक कला की स्थापना हुई। इस काल में कला ने एक आदर्श स्थापित किया। भरहुत के विश्वव्याकृत स्तूपों का निर्माण कराकर शुंगों ने अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। इसके अतिरिक्त सांची स्तूप का कटघरा, अमरावती स्तूप, भंजविहार एवं चैत्य आदि का निर्माण भी इसी काल में हुआ। प्राचीन काल में हिंदू विवाह के प्रकार मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। वह विवाह दहेज देकर धार्मिक विद्यमानों में संपन्न विवाह। नंबर 2 प्रजापति विवाह, बिना दहेज के धार्मिक विद्यमानों से संपन्न आदर्श विवाह। नंबर 3 दैव विवाह, यज्ञ के संपादक पुरोहित को कन्यादान में दी जाती थी। नंबर 4 आश्र विवाह, एक गाय के बदले कन्या का विवाह करना। नंबर 5 असुर विवाह, कन्या खरीद कर विवाह करना। नंबर 6 राक्षस विवाह, जबरदस्ती किया गया विवाह। नंबर 7 पैशाच विवाह, कन्या को अवैध ढंग से अपहरण कर विवाह करना। नंबर 8 गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। प्रथम 4 विवाह वैध, अंतिम 4 विवाह अवैध माने जाते थे। उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण से कन्या से विवाह अनमोल विवाह कहा जाता था, जबकि निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की कन्या से विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता था, जिसे निंदित समझा जाता था। सामान्यतया तलाक की प्रथा नहीं थी। नियोग प्रथा तथा विधवा विवाह भी होते थे। बाल विवाह प्रचलित थे। शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने से वांछित नहीं किया जाता था। वाणिज्यिक एवं व्यापार अच्छी दशा में थे। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वैशाली, हस्तिनापुर, वाराणसी तथा तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर थे। भृंगुकच्छ, सुधारक, ताम्रलिप्त आदि प्रमुख बंदरगाह थे। सिक्कों का प्रचलन था। स्वर्ण सिक्कों को नष्ट, दीनार, स्वर्ण तांबे के सिक्कों को कारसापड़ तथा चांदी के सिक्कों को धारण या पुराण कहा जाता था। कण्व वंश, वसुदेव के अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। वह देवभूति का मंत्री था। इसका शासन सिर्फ मगध तक सीमित था।
विष्णु पुराण में कण्व को ब्राह्मण कहा गया। कण्व वंश में कुल 4 शासक हुए। अंतिम शासक सुशर्मा अपने अंधजातीय भृत्य सुमुख द्वारा मार डाला गया। चैदी वंश प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में एक स्वतंत्र साम्राज्य का उदय हुआ जहां चैदी वंश का शासन था। इसकी जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं अष्टाध्यायी महाभारत, पुराण, रामायण, कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य, दंडी का 10 कुमार चरित, जातक, उत्तराध्यायन सूत्र, जैन ग्रंथ, टालेमी का भूगोल, अशोक के लेख तथा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। चैदी के भारत की एक प्राचीन जनजाति थी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड एवं समीपवर्ती प्रदेशों में रहते थे। संभवतः इस वंश का संस्थापक मेघवाहन नामक व्यक्ति था, जिसके कारण इस वंश का मेघवाहन वंश भी कहा जाता है। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक खारवेल था। कलिंग राज खारवेल उड़ीसा प्रांत की पुरी जिले में स्थित भुवनेश्वर के पास स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से प्राप्त अभिलेख में खारवेल के प्रारंभिक जीवन तथा उसके 13 वर्ष के शासन का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। इसने अपना साम्राज्य विस्तार दक्षिण से लेकर उत्तर में मगध तक किया। मगध के नरेश बृहस्पति मित्र को परास्त कर खारवेल शीतल नाथ की मूर्ति जैन तीर्थकर लगाया, जिसे नंद शासक कलिंद से मगध ले लिया गया था। वह अपने शासन के 5वें वर्ष में नंदों द्वारा खुदवाई गई नहर तनसूली को अपनी राजधानी में लाया। अपने शासनकाल के 7वें वर्ष में उसने विवाह किया तथा मसूलीपट्टनम को जीता। खारवेल का सामना करने के लिए दक्षिण के तमिल राजाओं ने एक संघ का निर्माण किया, पर उस संघ को खारवेल ने नष्ट कर दिया। खारवेल द्वारा निर्मित उदयगिरी गुम्फा में रानी गुम्फा तथा खंडगिरी में अंत गुफा में उत्कीर्ण रिलीफ चित्रकला की दृष्टि से उच्च कोटि के माने जाते हैं। इसने भुवनेश्वर में महाविजय प्रसाद का निर्माण करवाया। खारवेल महान विजेता लोपोकारी एवं धर्म सुषुवढ़ था। अभिलेख में उसकी उपाधि राजसी अंकित है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, पर उसने ब्राह्मणों को सोने का कल्प वृक्ष भेंट किया। अतः खारवेल को शांति एवं समृद्धि का सम्राट, भिक्षु सम्राट एवं धर्मराज के रूप में जाना जाता है। मौर्य उत्तर काल में भारत पर विदेशी आक्रमण, उत्तर पश्चिम भारत में विदेशियों का आक्रमण शायद मौर्य उत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। विदेशी आक्रमणकारियों की इस श्रृंखला में सबसे पहले इंडो ग्रीक अथवा बैंकिट्रन ग्रीक शासकों का नाम आता है। इसके बाद शक, हिंद, पार्थियन अथवा पहलव और अंत में कुषाण नामक विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। इंडो ग्रीक अथवा बैक्टीरियन ग्रीक
इंडो ग्रीक को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यौवन के नाम से भी जाना जाता है। इस काल की जानकारी के ऐतिहासिक स्रोत हैं जातक, दिव्यावादन, मिलिंद पन्हो, गर्गी संहिता, मालविका निमित्र, आर्य मंजूश्री, मूलकल, ललित विस्तार इत्यादि। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने मध्य एशिया के एक विस्तृत भाग पर यूनानी साम्राज्य स्थापित किया था, जिसके अंदर बैक्टीरिया उत्तरी अफगानिस्तान तथा पार्थिया ईरान थे। यह एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, जिससे इसका महत्व बढ़ गया था। 250 ईसा पूर्व के आसपास बैक्टीरिया के गवर्नर डियोडोरस ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जो इंडो ग्रीक राज्य कहलाया। बाद में यूथिडेमस नामक एक महत्वाकांक्षी सरदार ने गद्दी संभाली। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र डेमेट्रियस प्रथम शासक हुआ, जिसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व में हिंदुकुश पहाड़ी को पार कर सिंध और पंजाब पर अधिकार किया। इसके भारतीय अभियान के बारे में जानकारी महाभाष्य, गर्गी साहित्य एवं विक्रमित्र से प्राप्त होती है। इसने अपनी राजधानी इस्वालकोट साकल बनाई। उसने भारतीय राजाओं की तरह उपाधि धारण की तथा यूनानी एवं खरोष्ठी लिपि में सिक्के चलाए। डेमेट्रियस का उल्लेख महाभारत में दत्तमित्र के नाम से हुआ। डेमेट्रियस की भारत विजय के दौरान बैक्टीरिया में यूक्रेटाइटस ने विद्रोह कर बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया। यूक्रेटाइटस ने गंधार पर विजय प्राप्त की तथा तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इंडो यूनानी शासक में डेमेट्रियस कुल का सिमांडर 160 ईसा पूर्व से 120 ईसा पूर्व सबसे महान शासक था। उसके साम्राज्य में काबुल घाटी, भारत के पश्चिमोत्तर सीमा, सिंध, पंजाब, राजपूताना और आधुनिक उत्तर प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित थे। मिनांडर का एक अभिलेख इलाहाबाद के निकट रेह नामक स्थान पर मिलता है।